देखिए, आज जो देखेंगे अध्याय 18 225 से 237 तक शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचारण। सिंपल है ये, क्रम से याद रखना है, इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस दोनों के हिसाब से। 225 कहता है कि विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। सेक्शन 225 में याद रखना है कि जो सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? लोक अभियोजक के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सेशन न्यायालय के समक्ष जो विचारण होता है किसके द्वारा किया जाता है? लोक अभियोजक के द्वारा किया जाता है। ये आपके 225 में ही बताया गया है। तो याद रखना है कि फिर अभियोजन का, ये याद रखना है, क्वेश्चन इस पे भी बनता है कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? लोक अभियोजक के द्वारा किया जाता है। तो लोक अभियोजक जो है सेशन न्यायालय में विचारण का संचालन करता है। अब 226 कहता है अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ। कुल मिला के कथन का आरंभ, कथन का आरंभ ऊपर लिखा ही है, उसी के हिसाब से नीचे है। नीचे लिखा है जब अभियुक्त धारा 209 के अधीन, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सेशन न्यायालय में जो मामले जाते हैं वो कमिट होके जाते हैं, इसीलिए लिखा है कि धारा 209 के अधीन सुपुर्दगी के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब अभियोजन अपने मामले का कथन अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का वर्णन करते हुए और यह बताते हुए प्रारंभ करेगा कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्तावना करता है। तो कथन का आरंभ किसके द्वारा किया जाता है? लोक अभियोजक के ही द्वारा किया जाता है। किस तरीके से करता है? वो जो भी उस पर आरोप है वो उन आरोपों का कथन करते हुए वर्णन करता है और ये बताता है कि किस साक्ष्य के द्वारा वो अपने कथनों को या अपनी बात को जो है साबित करना चाहता है। किन, क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित करना चाहता है? अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य के आधार पर साबित करना चाहता है, साबित करना चाहता है। आपने फिल्मों में देखा होगा ना, उसी तरीके से होता है। लोक अभियोजक आता है, बताता है श्रीमान इन्होंने ये किया है, इसलिए इनका विचारण न्यायालय द्वारा की जाए, ये हमारे पास एविडेंस है, साक्ष्य। उसी तरीके से यहाँ भी होता है। लोक अभियोजक जो है विचारण मामले में जो है क्या करता है? अपने कथन बताता है। तो कथन के आरंभ से प्रारंभ होता है मामले के जो कथन है 209 के। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो है अभियोजन के मामले का कथन का आरंभ कैसे होता है? जब अभियुक्त धारा 209 के अधीन मामले की सुपुर्दगी के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है। तो याद रखना है कैसे प्रारंभ होता है। सेक्शन 209 के अधीन न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है। 209 के अधीन मामलों की सुपुर्दगी से, मामले की सुपुर्दगी से, मामले की सुपुर्दगी से, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है प्रीलिम्स में आपका यही क्वेश्चन बनता है कि कैसे प्रारंभ होता है। तो धारा 209 के अधीन मामले की सुपुर्दगी से प्रारंभ होता है, ये याद रखना है। जो सेशन ट्रायल है वो कैसे शुरू होता है? धारा 209 के अधीन मामले की सुपुर्दगी से प्रारंभ होता है। ठीक है, सुपुर्दगी से क्या होता है? मामला प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। याद रखें कि सेशन ट्रायल 209 की सुपुर्दगी के अधीन जो है प्रारंभ होता है, या 209 के जो अधीन जो है मामले की सुपुर्दगी में जो मामला लाया जाता है न्यायालय के समक्ष, उससे प्रारंभ होता है। ठीक है। संचालन कौन करता है? लोक अभियोजक करता है, सिंपल सी बात है। तो संचालन लोक अभियोजक करता है। 209 के अधीन मामले की सुपुर्दगी से मामला प्रारंभ होता है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हर ट्रायल में जो है क्वेश्चन बनता है कि वो कैसे प्रारंभ होती है। तो ये सेशन ट्रायल 209 के अधीन मामले की सुपुर्दगी से प्रारंभ होती है, ये याद रखना है। संचालन कौन करता है? संचालन आपका लोक अभियोजक करता है। अब 227 कहता है उन्मोचन। 227 उन्मोचन क्या का मतलब क्या है? उन्मोचन का मतलब है छोड़ देना।
कब छोड़ दिया जाता है? जब जब ये लोक अभियोजक जी महोदय थे, इन्होंने जो भी अपनी तरफ से साक्ष्य रखा है उस पर विचार करने के बाद न्यायालय को क्या लगता है कि यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई या पेश की गई दस्तावेजों पर विचार करने पर और निर्मित अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लिखेगा। सीधा लिखें कि जब कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार ना हो, जब कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार नहीं होते। अब पर्याप्त आधार है ये कैसे पता पड़ेगा? जब जो मामले के दस्तावेज हैं, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वगैरह हैं और अभियोजन और अभियुक्त को सुनने के बाद ही न्यायालय निराकरण अपना राय निकालता है ना कि कोई कार्रवाई करने का कोई आधार ही नहीं बन रहा है। जब कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं बनता है तो अभियुक्त को न्यायालय क्या कर सकता है? उन्मोचित कर सकता है। इस पर भी क्वेश्चन बढ़ता है कि सेशन ट्रायल में किस धारा के तहत उन्मोचन किया जाता है, तो पूरे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 227 उन्मोचन है सेशन न्यायालय के समक्ष। ये कब होता है? जब सारे तथ्यों को देखने के बाद, सारे दस्तावेजों को देखने के बाद, अभियोजन अभियुक्त को सुनने के बाद न्यायालय को ये लगता है कि कार्रवाई करने का कोई आधार ही नहीं बैठता है, तो वो जो अभियुक्त है उसको क्या कर सकता है? उन्मोचित कर सकता है, छोड़ सकता है। ठीक है। अब मान लो कई मामले में कि उन्मोचन नहीं हुआ, तो उन्मोचन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर उन्मोचन नहीं है तो फिर आरोप लगाए जाएंगे, फिर आरोप तय किए जाते हैं। आरोप विरचित करना 228 में क्या है? आरोप विरचित करना, आरोप, ठीक है, लगाना या विरचित करना। सीधी सी बात है कि जब उन्मोचन नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा? फिर आरोप, यानी कि उन्मोचन नहीं हुआ तो फिर ट्रायल आगे बढ़ेगी। जब ट्रायल आगे बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? सबसे पहले क्या करता है न्यायालय? आरोप तय करता है, तो आरोप लगाए जाएंगे। अगर डिस्चार्ज नहीं होता है तो कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी, और कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो न्यायालय को चार्ज लगाने पड़ेंगे, तो फिर न्यायालय चार्ज लगाता है। चार्ज कितने में लगाता है? 228 में। ये भी आपको याद रखना है, इसको भी देख लेते हैं। बेयर एक्ट के हिसाब से ये कहता है, यदि पूर्वोक्त रूप से विचार और सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, उन्मोचन नहीं हुआ है, इसका मतलब न्यायालय समझता है कि कार्रवाई करने के लिए आधार है। जब कार्रवाई करने के लिए आधार न्यायालय को दिखते हैं तो न्यायालय फिर आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के फिर क्या करता है? आरोप लगाता है। पहला कहता है, अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है, और आदेश द्वारा, इसमें दो कंडीशन दे रखी है। फिर पहली कंडीशन कहता है कि अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है, और आदेश द्वारा मामले के विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है, या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी तारीख को जो वह ठीक समझे अभियुक्त को यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दे सकता है, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले के विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार करेगा। अन्यथा उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा। ये दो बातें हैं। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि अगर लगता है कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, ये कंडीशन है पहली। तो कि अगर मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं लगता है तो वो क्या करेगा? वॉइस कट, ओके ओके, वॉइस कट, एक मिनट। ठीक है, अब नहीं कटेगी। देखिए, अगर सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो क्या करेगा? ओके, अब नहीं कटेगी, थोड़ा सा मोबाइल से चल रहा था, अब नहीं कटेगी। सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो क्या करेगा न्यायालय? तो सीधी सी बात है, दो बातें हैं इसमें लिखा है। अगर सेशन न्यायालय द्वारा उसको लगता है विचारणीय नहीं है तब आरोप विरचित कर सकता है। मतलब भले ही उसको लगता है कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो भी वो आरोप विरचित कर सकता है, आरोप तय कर सकता है। न्यायालय आरोप तय कर सकता है, ठीक है, आरोप तय कर देगा।
आरोप बना देगा। आरोप बना के क्या कर सकता है, विचारण मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है। किस किस को भेज सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज सकता है या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। प्रथम वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, जैसा भी वो ठीक समझे, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। डायरेक्टली फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भी भेज सकता है या फिर सीजीएम को, नोचली सीजीएम को ही भेजते हैं ये लोग, तो सीजीएम को भेज सकता है। मतलब आरोप फ्रेमिंग करके, चार्ज फ्रेम करके भेज सकता है। अगर सेशन न्यायालय के समक्ष कोई मामला आ जाता है और उसको लगता है कि ये सेशन ट्रायल नहीं है, तो आरोप तय करके भेज देगा। कि अब आरोप तय करके भेजने का अर्थ क्या है, आरोप तय करके भेजने का अर्थ है कि जो नीचे न्यायालयों में, मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मामले को रेफर किया है, भेजा है, अंतरित किया है, वो न्यायालय जो है फिर मामले की सुनवाई उन्हीं आरोपों के आधार पर करेगा जो सेशन न्यायालय ने क्या किए हैं, फ्रेम किए हैं, लगाए हैं। ठीक है, तो निचले न्यायालय में अगर उसने भेज दिया सेशन न्यायालय ने आरोप तय करके, तो फिर उन्हीं आधारों पर जो है निचला न्यायालय क्या करेगा, विचारण करेगा। ठीक है, तो अगर विचारणी नहीं है तब भी आरोप लगा सकता है। ये भी याद रखना है कि अगर कोई मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी नहीं है तो क्या वो चार्ज फ्रेमिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। चार्ज फ्रेम करके भेज देगा कि आप इन आधारों पर, स्वाभाविक सी बात है, उसका वरिष्ठ न्यायालय है, वरिष्ठ न्यायालय ने चार्ज लगा दिए और कह दिया कि इन आधारों पर आप इसका ट्रायल करो, तो फिर निचला न्यायालय को उन्हीं आधारों पर ट्रायल करना पड़ेगा। तो ये आरोप तय करके भेज सकता है। कब, जब सेशन विचारण नहीं लगता है। कहाँ कहाँ भेज सकता है, या तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, दोनों के में से किसी के भी पास भेज सकता है। या फिर जो है क्या कह सकता है, या अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का आदेश दे सकता है। अभियुक्त को अगर चार्ज नहीं लगाए तो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का आदेश दे सकता है, होने का आदेश दे सकता है। ठीक है, दोनों ये भी कर सकता है। कई मामलों में कई बार ऐसा लगता है सेशन न्यायालय ने नहीं लगाया चार्ज, तो अब सेशन ट्रायल भी नहीं है, चार्ज भी नहीं लगा रहा, तो क्या करेगा, तो फिर अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का आदेश दे सकता है कि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हो, ऐसा आदेश भी दे सकता है। कुल मिला के ये कह सकता है कि निचले न्यायालय जो है इसका विचारण करे। बगैर, दोनों ही बातें हैं, चार्ज लगाकर भी भेज सकता है और बगैर चार्ज लगा के भी भेज सकता है। ठीक है, बस इतना याद रखें। जो सेशन न्यायालय है और अगर उस सेशन न्यायालय को लगता है कि मामला सेशन ट्रायल नहीं है, तो चार्ज भी लगा सकता है और बगैर चार्ज के भी भेज सकता है, जैसा उसको ठीक लगे। अगर उसको लगता है कि चार्ज लगा के भेजना चाहिए तो चार्ज लगा के भेज देगा, उसे लगता है चार्ज लगा के नहीं भेजना चाहिए, डायरेक्ट ही भेज देना चाहिए मामला, ये खुद ही चार्ज तय कर लेंगे, तो डायरेक्ट भी भेज सकता है। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, और इस तरीके से अगर भेजा जाता है मामला, तो उसका विचारण कैसे किया जाएगा, जैसे वारंट मामलों का किया जाता है, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों का किया जाता है। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों के जैसे विचारण किया जाएगा। वारंट मामला, उसका जो विचारण कैसे किया जाएगा, जैसे वो मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामला हो, वैसे ही निचला न्यायालय उसका विचारण करेगा। और अगर मान लो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो क्या करेगा, तो सिंपल बात है, आरोप लगाएगा और विचार करेगा। अगर मामला सेशन न्यायालय, दूसरा लाइन तो सिंपल है, दूसरी लाइन ये कहती करेगा मामला सेशन ट्रायल है तो क्या करेगा, अगर सेशन ट्रायल है तो फिर आरोप लगाएगा और आगे बढ़ जाएगा, आरोप लगा करके जो है मामले का विचारण करेगा। ठीक है, दूसरा कहता है, इसमें क्लॉज दिया है कि जहां न्यायाधीश उपधारा 1 के खंड खा के अधीन कोई आरोप विरचित करता है, वहां वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और अभियुक्त से यह पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है। ये तो कॉमन बात है कि जब आरोप लगाए जाते हैं, तो आरोप जब लगाए जाते हैं तो जो अभियुक्त होता है उसको आरोप पढ़कर सुनाए और समझाए जाते हैं, और फिर उससे ये पूछा जाता है कि जो भी आप पे आरोप लगाए गए हैं, क्या आप अपने अपराध को स्वीकार करते हो, ये क्या आप अपने अपराध को जो है स्वीकार करते हो या फिर जो है विचारण चाहते हो, क्या चाहते हो, या स्वीकार कर रहे हो या फिर आगे ट्रायल बढ़ाई जाए। तो इसमें पूछ लिया जाता है, समझा भी दिया जाता है और पूछा भी जाता है। ठीक है, अब मान लो, अब देखिए 229 आगे आ गया। अब मजिस्ट्रेट साहब ने आरोप लगा दिए, आरोप लगा के अभियुक्त को पढ़ के सुना दिए और समझा दिए, और उससे पूछ भी लिया कि श्रीमान बताएं कि आप अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं या विचारण चाहते हैं, बताएं।
तो मान लो अगर उसने ये कह दिया कि मैं जो है दोषी होने का अभिवचन कर दिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने ही अपराध किया, तो क्या होगा, ये 229 में बताया गया है दोषी होने का अभिवचन। दोषी होने का अभिवचन, सीधा सच्चा था, उसने मान लिया, उसने स्वीकार लिया कि भाई मैंने ही अपराध किया है, तो क्या होगा, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश क्या कर सकता है, उसके अभिभाग को लिखबद्ध करेगा और उसके आधार पर शुभ के अनुसार उसे दोष सिद्ध कर सकता है। ये क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन कर लेता है तो क्या उसके आधार पर ही उसकी दोष सिद्धि की जा सकती, की जा सकती, उसके अभिवचन के आधार पर भी उसकी दोष सिद्धि की जा सकती है। वो कोई उस गलती नहीं है कि भाई नहीं कि बिल्कुल सुनो जरूरी हो, अगर वो खुद स्वीकार करता है तो उस आधार पर न्यायालय उसे दंडित कर सकता है। हालांकि व्यवहारिकता में ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ न्यायालय को लगता है तो कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है इसमें, कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ी अनियमितता हो जाएगी, गलती हो जाएगी। जब वो स्वीकार कर ही रहा है तो उसके कथन के आधार पर उसको दोष सिद्ध किया जा सकता है, ये याद रखेंगे। अभिवचन के आधार पर क्या सीधा लिख लें, दोष सिद्ध किया जा सकता है, दोष सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है, दोष सिद्ध किया जा सकता है। अगर उसने स्वीकार कर लिया है अपना अपराध तो स्वाभाविक सी बात है मजिस्ट्रेट साहब उसके अभिवचन को लेखबद्ध करेंगे और लेखबद्ध करने के बाद उसके आधार पर उसको स्वविवेक अनुसार जितना भी वो दंड देना चाहे उसको दंडित कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है। और दोषी होने का अभिवचन कब किया जाता है, आरोप लगने के बाद, ये भी याद रखना है। अभिवचन कब होता है, पहले आरोप से पहले तो हो नहीं सकता ना। और उन्मोचन कब होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्मोचन आरोप से पहले होता है, आरोप लगने के बाद उन्मोचन नहीं होता। क्वेश्चन ये बनता है कि एक बार जब आरोप लग जाते हैं तो उसके बाद हो सकता है उन्मोचन, दोष सिद्धि, दोष मुक्ति। आरोप लगने के बाद तो फिर दोष सिद्धि दोष मुक्ति ही होती है, ध्यान रखें, या तो दोष सिद्धि होगी या दोष मुक्ति होगी। आरोप लगने से पहले उन्मोचन हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता है, ध्यान में रखें। डिस्चार्ज तो केवल आरोप से पहले होता है, या आप पढ़ ही रहे हैं, आरोप जो है लगने के पहले ही डिस्चार्ज होगा। एक बार आरोप लग गया तो फिर या तो दोष सिद्धि होगी या फिर दोष मुक्ति होगी, दो में से कुछ एक ही हो सकता है, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति। ये भी याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि आरोप लगने के बाद क्या होता है। आरोप लगने के बाद या तो दोष सिद्धि होगी या दोष मुक्ति होगी, और कुछ नहीं हो सकता, या तो छूट जाएगा या सजा पा जाएगा, सीधी सी बात है जब आरोप लग गया तो। और उन्मोचन आरोप लगने से पूर्व होता है, ठीक है। और ये दोषी होने का अभिवचन स्वाभाविक सी बात है, अभी दोषी होने का अभिवचन तो वो आरोप लगने के बाद ही कर सकता है ना, उससे पहले तो करेगा नहीं। तो दोषी होने का अभिवचन तो तभी करेगा जब आरोप लगेंगे, चार्ज फ्रेमिंग के बाद ही वो स्वीकार कर पाएगा, है ना। उसी के बाद न्यायालय पूछता है, चार्ज लगाने के बाद ही न्यायालय पूछता है कि भाई स्वीकार करते हो या नहीं करते हो। तो चार्ज लगाने के बाद ही न्यायालय पूछता है और उसी के बाद वो स्वीकार कर सकता है या डिनाई कर सकता है, दोनों में से कोई कर सकता है। फिर क्वेश्चन बनता है क्या दोषी होने के अभिवचन के आधार पर न्यायाधीश द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा जो है दोषी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब क्या कह रहा है 230 कहता है अभियोजन के साक्ष्य की तारीख, 230। अब ये क्या कह रहा है, अभियोजन के साक्ष्य की तारीख क्यों, अगर मान लो डिनाई करा है, उसने नहीं करा स्वीकार, उसने कहा श्रीमान झूठा आरोप लगाया गया, मैं तो विचारण चाहता हूं। जब वो विचारण चाहता है तो न्यायालय क्या करेगा, फिर ये मामला तो यही खत्म हो गया अगर उसने स्वीकार कर लिया और न्यायालय ने उसे दोष सिद्ध कर दिया। दोनों बातें, जरूरी नहीं कि न्यायालय दोष सिद्ध ही करे, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उसने स्वीकार कर लिया है तो न्यायालय उसको दोष सिद्ध ही करेगा, ये भी याद रखना है आपको। अगर कोई व्यक्ति, मान लो मैंने अपराध किया, मैं न्यायालय में जाकर स्वीकार कर लूं तो न्यायालय ऐसा कोई बाध्य नहीं है मुझे दंडित करने के लिए। न्यायालय को लगता है कि नहीं हम तो विचारण करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आपको दोष सिद्ध किया जाए या ना किया जाए, तो न्यायालय विचारण भी कर सकता है। और अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं आप जो स्वीकार कर रहे हो बातें फैक्ट, क्योंकि परिस्थितियों पर डिपेंड करता है ना, तो न्यायालय परिस्थितियों को देखते हुए अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं ठीक है इनकी विचारण पर्याप्त है, आगे ट्रायल करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो आपकी दोष सिद्धि के आधार पर भी दंडित कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि दोष सिद्धि हो गई, अगर कोई कहे कि दोष अभिवचन उसने कर लिया तो न्यायालय ने दंडित क्यों नहीं किया, विचारण क्यों किया, ये न्यायालय का विवेक है। न्यायालय चाहे तो ट्रायल करे। ये कौन से मामलों की बात कर रहे हैं, अभिवचन की बात कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अभिवचन करता है तो न्यायालय बाध्य नहीं है कि अभिवचन पे दोष सिद्धि करे उसकी, न्यायालय का विवेक है।
न्यायालय चाहे तो दोष सिद्धि कर भी सकता है और चाहे तो ट्रायल भी कर सकता है। ठीक, अब मान लो या तो न्यायालय ने ट्रायल का फैसला ले लिया या उसने अपना दोष स्वीकार नहीं किया, उसने विचारण चाहा, तो फिर न्यायालय क्या करेगा? दो बातें आ गई, या तो न्यायालय ट्रायल चाह रहा है कि ट्रायल किया जाए, दूसरा उसने कहा कि मैं विचारण चाहता हूं, मैंने अभी जो है अपराध नहीं किया है, ठीक है, उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, वो विचारण की मांग चाहिए, तो न्यायालय क्या करेगा? अभियोजन के लिए जो है तारीख तय करेगा। इसमें लिखा है यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इंकार करता है या अभिवचन नहीं करता, दोनों बातें। ये कह रहा है कि अभिवचन करने से इंकार करता है, मना कर दिया, या फिर कुछ करता ही नहीं है, चुप रहते हैं, कई अभियुक्त होते हैं बिल्कुल गुमसुम हो गए, बिल्कुल खड़ा है, चुप हो, या अभिवचन नहीं करता या विचारण किए जाने का दावा करता है। यह धारा 229 के अधीन सिद्ध दोष नहीं किया जाता है। 230 के सिद्ध दोष नहीं किया जाता है का मतलब है न्यायालय ने चाहा है, इसमें लिखा है ना 229 के तहत सिद्ध दोष नहीं किया जाता, इसका मतलब वही है जो अभी अपन ने बात की कि न्यायालय को लगा कि साहब हमको इसको दोष सिद्ध नहीं करना है, इसका ट्रायल करना है, तो वो तीनों चारों आधार हैं, या तो ये खुद चाहता है विचारण, या कुछ बोलता ही नहीं है, या फिर न्यायालय खुद चाहता है कि सही इनका ट्रायल किया जाए, तो न्यायालय क्या करेगा? तो न्यायाधीश साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए तारीख नियत करेगा और अभियोजन के आवेदन पर किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी करेगा। तो न्यायालय क्या करेगा? फिर अभियोजन के लिए जो है तारीख तय करेगा, अभियोजन के लिए क्या करेगा? तारीख, अभियोजन तारीख, अभियोजन तारीख। और ये आप जानते हैं कि भाई तारीख किस लिए तय की जाएगी? तारीख या तो साक्ष्यों की परीक्षा के लिए तय की जाएगी या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए की जाएगी। साक्ष्यों की परीक्षा या फिर दस्तावेज, दस्तावेज लिख देते हैं, दस्तावेज पेश करने के लिए जो है तारीख तय की जाएगी। साक्ष्यों की परीक्षा और दस्तावेज पेश करने के लिए तारीख तय की जाएगी। जब साक्ष्यों की परीक्षा या कोई दस्तावेज पेश करना है तो स्वाभाविक सी बात है कोई आदेशिका जारी करना पड़ेगी। साक्ष्यों के बुलाने के लिए कोई आदेशिका, तो आदेशिका मतलब सूचना, कोई भी समन वगैरह जारी किए जाएंगे कि ताकि वो आ जाए, उनको सूचना हो जाए, तो फिर सूचना जारी की जाएगी, कोई आदेशिका जो है न्यायालय द्वारा जारी कर दी जाएगी। अब बात आती है कि अब भैया अभियोजन के साक्ष्य के लिए तारीख हो गई, अभियोजन की साक्ष्य की तारीख के बाद क्या होगा? जो तारीख थी उस तारीख पे क्या होगा? उस तारीख पे अभियोजन का साक्ष्य होगा। सेक्शन 300 200 चलिए 231 ये कहता है अभियोजन के लिए साक्ष्य, अभियोजन के लिए साक्ष्य, जो तारीख न्यायालय ने तय की थी उस तारीख को न्यायालय क्या करेगा? फिर उसका साक्ष्य लेगा जो तारीख न्यायालय ने की थी। देखिए ये क्या कहता है, ऐसे नियत तारीख पर न्यायाधीश ऐसे सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किए जाएं। तो ये क्या कह रहा है? जो तारीख न्यायालय ने 230 में तय कर दी थी उस तारीख को न्यायालय 231 के तहत क्या लेगा? साक्ष्य लेगा। जो तारीख तय थी पहले 230 के तहत, उस तारीख को न्यायालय क्या करेगा? 231 के तहत साक्ष्य लेगा। जो भी अभियोजन, देखिए आप सबसे पहले साक्ष्य किसका होता है? अभियोजन का ही होता है। अभियोजन अपने पक्ष में जो है क्या करेगा? कोई भी साक्ष्य पेश करेगा ना, तो अभियोजन अपने पक्ष में जो भी साक्ष्य पेश करना चाहता है न्यायालय क्या करेगा? उन साक्ष्यों को ग्रहण करेगा, लेगा। दूसरा क्लॉज कहता है न्यायाधीश स्वविवेक अनुसार किसी साक्षी की प्रति परीक्षा तब तक के लिए जब तक कि किसी अन्य साक्षी या साक्ष्यों की परीक्षा न कर ली जाए या स्थगित करने की अनुज्ञा दे सकता है या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रति परीक्षा के लिए पुनः बुला सकता है। ये न्यायालय का पावर है, ये तरीका है। न्यायालय चाहे तो न्यायालय किसी भी जो है साक्षी की जो है क्या कर सकता है? प्रतिपरीक्षा रोक सकता है कि भाई पहले दूसरे की हो जाना तो फिर तुम्हारी। ये न्यायालय का विवेकाधिकार है, किसकी किस क्रम में लेना उसके बारे में कह रहा है कि न्यायालय को लगता है कि ए की पहले नहीं बी की पहले लेना चाहिए, तो वो बी के पहले ले लेगा, एक का स्थगित कर देगा कि नहीं पहले हम बी का लेंगे, बी को सुनेंगे फिर ए को सुनेंगे, या ए को सुनेंगे बी को। ये न्यायालय का पावर है कि न्यायालय को किस तरीके से लेना है, स्थगित कर सकता है ना, या किसी की पहले हो चुकी परीक्षा दोबारा करना चाहता है तो दोबारा कर सकता है। तो ये न्यायालय की प्रक्रिया वाली बात है। न्यायालय को जैसा उचित समझता है वैसा वो क्या कर सकता है, वैसा वो साक्ष्य ले सकता है, उस तरीके से कुल मिला के साक्ष्य ले सकता है। किसका कब लेना है वो न्यायालय का डिस्क्रिप्शन पावर है। अब देखिए 232, मान लो अभियोजन का साक्ष्य हो गया, तारीख तय हो गई, साक्ष्य भी हो गया। अब साक्ष्य के बाद क्या हो सकता है? दोष मुक्ति। देखिए 232 ये इंपॉर्टेंट है। 232 ये क्या है? दोष मुक्ति। दोष मुक्ति कब होती? जब अभियोजन साक्ष्य पर विचार करने के बाद न्यायालय को क्या लगता है कोई मामला नहीं बन रहा,
जब अभी सबसे पहले अभियोजन का ही साक्ष्य हुआ ना, अब अभियोजन के साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने जब देखा, तो उसको लगा कि कोई मामला नहीं बनता, तो क्या हो जाएगा, दोष मुक्ति हो जाएगी। ये कह रहा है यदि संबंध विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा करने और अभियोजन और प्रतिरक्षा को सुनने के पश्चात न्यायाधीश का विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो न्यायाधीश दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित कर सकेगा। ये भी इंपॉर्टेंट धारा पूछी जाती है कि सेशन चार्ज में दोष मुक्ति का आदेश से संबंधित धारा है 232। कब होता है दोष मुक्ति? अभियोजन साक्ष्य लेने के बाद। अभियोजन साक्ष्य जब मजिस्ट्रेट साहब ने ले लिया है और अभियोजन साक्ष्य पर विचार करने के बाद, अभियुक्त को सुनने के बाद, जो भी सुसंगत विषय है उन सबको सुनने के बाद मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि कोई मामला नहीं बनता। क्या लगता है कि कोई मामला नहीं बनता, तो क्या होगा, दोष मुक्ति होगी। क्या होगा, दोष मुक्ति होगी। चलो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट, मुक्ति का आदेश न्यायालय दे सकते। इस क्वेश्चन को ऐसे बना लेते हैं। क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में कि अभियोजन के साक्ष्य लेने के पश्चात या बाद, अभियोजन का साक्ष्य लेने के बाद अगर कोई मामला नहीं बनता है तो अभियुक्त की जा सकेगी। अभियोजन का साक्ष्य लेने के बाद, अभियोजन का साक्ष्य लेने के बाद यदि कोई मामला नहीं बनता, क्वेश्चन बना देते हैं कि अभियोजन का साक्ष्य लेने के बाद अगर कोई मामला नहीं बनता तो किया जा सकता है। क्वेश्चन बना देते हैं, फिर लिख देंगे उन्मोचन। ये तो आप लिख ही रहे हैं अभी। तो अभियोजन का साक्ष्य लेने के बाद यदि कोई मामला नहीं बनता तो क्या किया जा सकता है? तो क्या किया जा सकता है, क्या कह रहा है, दोष मुक्ति। ये याद रखना है आपको, दोष मुक्ति। की छोटी छोटी चीजें गलत कर देते हैं लोग। अभियोजन का साक्ष्य हो गया तो फिर दोष मुक्ति ही होगी, दोष मुक्ति, फिर दोष मुक्ति होगी अगर मामला नहीं बनता। अब आप कहोगे दोष सिद्धि इसलिए नहीं हो रही कि मामला नहीं बन रहा है, तो दोष सिद्धि तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, मामला नहीं बन रहा है तो दोष सिद्धि तो होगी नहीं। दोष सिद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, दोष मुक्ति होगी। सीधा सा याद रखें कि मामला नहीं बन रहा तो क्या होगा, फिर दोष मुक्ति होगी है। और उन्मोचन क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्मोचन इसलिए नहीं होगा कि चार्ज फ्रेमिंग से पहले होता है, अभियोजन के साक्ष्य से पहले होता है। ठीक है, चार्ज फ्रेमिंग, अभियोजन का साक्ष्य के बाद तो फिर दोष मुक्ति ही होगी। तो इसीलिए इसी चीजों में उलझते हैं। इसी चीजों को आपको अलग से याद रखना है कि अभियोजन का साक्ष्य होने के बाद तो दोष मुक्ति होगी अगर मामला नहीं बनता। मामला बनता है तो फिर दोष सिद्धि भी हो सकती है, लेकिन अगर मामला नहीं बन रहा है तो फिर क्या होगा, दोष मुक्ति होगी। इसको भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। बन सकता है, नहीं बनता है तो बन जाएगा। ठीक है, बनता है आसानी से। तो इसको आपको याद रखना है कि एक बार अभियोजन का साक्ष्य हो जाता है और मामला अगर नहीं बनता प्रतीत होता है तो क्या होगा, फिर तो फिर दोष मुक्ति होगी। ठीक, इसको भी याद रखना है। ठीक है, दोष मुक्ति हो गई। अब मान लीजिए दोष मुक्ति की बात कह रहा है कि अगर मान लो दोष मुक्ति नहीं होती, ये तो दोष मुक्ति की बात हो गई कि दोष मुक्ति हो गई। अगर मान लो किसी वजह से अगर दोष मुक्ति नहीं होती तो क्या होगा, 233 सेक्शन 233 लगेगा। फिर क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि डिफेंस शुरू होगा, प्रतिरक्षा आरंभ होगी, डिफेंस होगा। अब प्रतिरक्षा आरंभ करना, प्रतिरक्षा। अगर दोष मुक्ति नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि अपराध बन रहा है, अपराध किया है, अपराध किया है तो फिर डिफेंस को जो है मौका दिया जाएगा अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का। तो 233 में प्रतिरक्षा, ये भी याद रखना है कि दो प्रतिरक्षा का साक्ष्य कब लिया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। प्रतिरक्षा का साक्ष्य कब लिया जाता है, जब दोष मुक्ति नहीं होती है तब प्रतिरक्षा का साक्ष्य लिया जाता है। अभियोजन के साक्ष्य के बाद, अभियोजन के साक्ष्य के बाद डिफेंस का साक्ष्य होता है। तो अभियोजन का साक्ष्य पहले होता है, डिफेंस का बाद में होता है। ये भी याद रखना है, पहले अभियोजन का साक्ष्य होगा और अभियोजन के साक्ष्य होने के बाद अगर दोष मुक्ति नहीं होती है तो फिर डिफेंस का साक्ष्य होगा, ये याद रखना है। फिर प्रतिरक्षा का साक्ष्य आरंभ होता है, ये याद रखें। इसको भी देखते हैं, मतलब दोष मुक्ति नहीं हो तो क्या होगा, फिर डिफेंस होगा, ये भी याद रखना है। अभियोजन का साक्ष्य होने के बाद यदि दोष मुक्ति नहीं होती है तो फिर डिफेंस का साक्ष्य प्रारंभ हो जाता है, अपना बचाव रखना पड़ता है। ठीक है, देखिए, जहां अभियुक्त धारा 232 के अधीन दोष मुक्त नहीं किया जाता है
वहां उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और कोई भी साक्ष्य जो उसके समर्थन में उसके पास हो पेश करे। स्वाभाविक सी बात है कि जब दोष मुक्ति नहीं हुई है तो फिर डिफेंस का मौका दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि आप अपने को बचाने के लिए, कोई भी व्यक्ति अपने को बचाने के लिए कि क्या एविडेंस देना चाहते हैं न्यायालय के समक्ष, कि आप क्या साक्ष्य देना चाहते हैं अपने बचाव में। साक्ष्य तो होगा ना कुछ, आप तो क्या साक्ष्य देना चाहते हैं वो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश करें। अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए साक्ष्य न्यायालय में पेश करें अगर आपके पास कोई हो तो। यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता तो न्यायाधीश उसे अभिलिखित करेगा, फाइल करेगा। ये दोनों, ये तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई लिखबद्ध साक्ष्य देता है या लिखबद्ध कोई कथन करता है तो स्वाभाविक सी बात है न्यायालय उसके साक्ष्य को क्या करेगा, लिखबद्ध करेगा। तीसरा कहता है यदि अभियुक्त किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या कोई चीज पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी करने के लिए आवेदन करता है तो न्यायाधीश ऐसी आदेशिका जारी करेगा जब तक उसके ऐसे कारणों से जो लिखबद्ध किए जाएंगे यह विचार ना हो कि आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए कि वह तंग करने या विलंब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से किया गया है। ये तो सिंपल सी बात है। पहला तो कह रहा है अगर डॉक्यूमेंट्री कोई एविडेंस देता है, साक्ष्य देता है या कथन करता है तो न्यायाधीश क्या करेगा, उसको लिखबद्ध करेगा। दूसरा ये कह रहा है कि अगर अभियुक्त चाहता है कि किसी व्यक्ति की परीक्षा न्यायालय में की जाए या कोई दस्तावेज न्यायालय में मंगाए जाए, उसके लिए न्यायालय द्वारा जो है कोई आदेशिका जारी किए जाए, आदेश का मतलब सामान्य वारंट जैसी भी स्थिति हो जारी किया जाए, तो न्यायालय से वो आवेदन कर सकता है। इसमें भी न्यायालय जो है ऐसी आदेशिका जारी करते समय ये इस बात का ध्यान में रखता है कि ऐसा तो नहीं कि ये कार्रवाई को विलंब या डिले करने के लिए इस तरीके की प्रोसीडिंग की मांग कर रहा हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई अभियुक्त जो है ऐसी कार्रवाई को डिले करना चाहता है, विलंब करना चाहता है, पैदा करना चाहता है, तो फिर इस तरीके की आदेशिका जारी नहीं करेगा, अन्यथा आदेशिका सामान्यतः जारी हो जाती है ना, सामान्यतः जारी हो जाती है। सामान्यतः न्यायालय देखिए, क्योंकि देखिए न्यायालय का काम है न्याय करना। अब वो कहेगा कि अगर मान लीजिए न्यायालय उसके कहने पर आदेशिका जारी नहीं किया तो स्वाभाविक सी बात है सामने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि साहब मेरे साथ न्याय नहीं हो पाया, अन्याय हो गया, मैंने बुलाया था उनको सुना ही नहीं। इसीलिए सामान्यतः न्यायालय आदेशिकाएं जारी कर देता है। हाँ, कभी कभी लगता है कि भाई ये तो बहुत ही शातिर है, ये पागल बना रहा है, लोगों को उल्लू बना रहा है, न्यायालय को ऐसा लगता है, तो फिर न्यायालय जो है क्या कर सकता है, निर्णय कर सकता है कि भाई आदेशिका जारी नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, जब न्यायालय को लगता है मामला विलंबित करना चाहता है, विलंब करना चाहता है, कार्रवाई को बेवजह तान रहा है, खींच रहा है, और अगर किसी एविडेंस जो उसने बुलाया है, चाहे वो दस्तावेज के रूप में हो चाहे किसी साक्षी के रूप में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो फिर न्यायालय डिनाय कर सकता है, अन्यथा न्यायालय जो है आदेशिकाएं जारी करता है। सामान्यतः न्यायालय आदेशिका जारी करता है, क्योंकि न्यायालय, देखिए न्यायालय कोई चीज अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। इस सामान्य भाषा में कोई भी न्यायाधीश नहीं लेना चाहता अपने ऊपर कि उसके ऊपर आरोप लगे कि भाई इनने ठीक तरीके से निर्णय नहीं किया, इसीलिए वो सामान्यतः क्या करता है, आदेशिकाएं जारी करता है। ठीक है, तो ये आदेशिकाएं अगर जारी कराना चाहते हैं तो न्यायालय आदेशिकाएं जारी कर देता है। अब बात आती है कि दोनों का साक्ष्य हो गया, दोनों का साक्ष्य हो गया, अभियोजन का भी हो गया, अभियुक्त का भी हो गया, यानी बचाव पक्ष का भी हो गया, डिफेंस का भी हो गया। तो फिर क्या होगा भाई, 234 में फिर बहस होगी, ये सबसे जरूरी है। 234 ये क्या होगा, बहस। ये याद रखें, दोनों का साक्ष्य होने के बाद फिर क्या होगा, ये कब होती है बहस, बहस दोनों पार्टियों का साक्ष्य हो जाता है, अभियोजन और आप कह लीजिए, अभियुक्त कह लीजिए या डिफेंस कह लीजिए, अभियोजन या अभियुक्त कह लीजिए या डिफेंस कह लीजिए, दोनों का जब साक्ष्य हो जाता है तो फिर क्या होता है, बहस होती है। इसमें लिखा है जब प्रतिरक्षा के साक्ष्यों की यदि कोई हो परीक्षा समाप्त हो जाती तो अभियोजन अपने मामले का उपसंहार करेगा और अभियुक्त या उसका पीड़ित उत्तर देने का हकदार होगा। परंतु जहां अभियुक्त या उसका पीड़ित कोई विधि प्रश्न उठाता है वह अभियोजन न्यायाधीश की अनुज्ञा से ऐसे विधि प्रश्नों पर अपना निवेदन कर सकता है। तो ये बहस की बात हो गई अब, कि जब दोनों पार्टियों का जो है साक्ष्य हो जाता है तो जो है ये या कह लेता है कि प्रतिरक्षा का साक्ष्य समाप्त हो जाता है। तो बहस भी कब होती है, जब डिफेंस का साक्ष्य खत्म हो जाता है, जब डिफेंस का साक्ष्य हो जाता है उसके बाद बहस होती है। बहस मतलब अंतिम चरण हो जाता है। जब बहस कब होती है, जब डिफेंस का साक्ष्य खत्म हो जाता है, तो लास्ट में सबसे लास्ट की प्रक्रिया है बहस। तो लास्ट में क्या होती है, बहस होती है। तो ये कह रहा है लास्ट में बहस होगी और जो अभियोजन है अपने मामले का उपसंहार करेगा। उपसंहार में क्या कहता है, वो यही कहता है, अभियोजन क्या कहता है,
अभियोजन का तो यही एक ही तर्क होता है, फिल्मों में भी सुना होगा, श्रीमान इन्होंने अपराध किया, इनको ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनको फांसी दी जाए, ये दिया जाए, वो दिया जाए, जिनका कथन होते हैं। तो इसी तरीके से ये क्या करेंगे, अपने मामले का उपसंहार करेंगे और प्लीडर जो है उसके उत्तर देने के लिए क्या होगा, बात होंगे। जो डिफेंस है वो क्या करेंगे, उनका उत्तर देने के लिए बात होंगे। आगे लिखा है, परंतु जहां अभियुक्त या उसका प्लीडर कोई विधि प्रश्न उठाता है, अगर को मान लो कोई विधिक प्रश्न है तो फिर वो न्यायालय की अनुमति से ही उठाया जा सकता है, न्यायालय की अनुमति से ही पूछा जा सकता है। अगर कोई विधिक प्रश्न उठता है तो फिर वो न्यायालय की अनुमति से ही पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बहस हो गई। बहस होने के बाद क्या होगा भाई, 235 हाँ सामान्यतः ट्रायल नहीं हो जाती है खत्म। अब बहस होने के बाद क्या हो सकता है, बहस होने के बाद या तो दोष मुक्ति होगी या दोष सिद्धि होगी। क्या होगा, दोष मुक्ति, या तो दोष मुक्ति होगी या क्या होगा, दोष सिद्धि होगी। तो ये चीजें हो सकती है ना। अभी यहाँ सेशन ट्रायल में आपने दो जगह दोष मुक्ति पढ़ा, ऊपर भी पढ़ा, वो दोष मुक्ति प्रथम चरण पे हो गई थी क्योंकि एविडेंस नहीं था, अभियोजन के पास कोई साक्ष्य नहीं था, उस आधार पे थी। ये पूरी सुनने के बाद हो रही है, पूरी कार्रवाई सुनने के बाद की दोष मुक्ति हो रही है या फिर दोष सिद्धि हो रही है ना, ये अंतर है और कुछ नहीं। तो बहस और विधि प्रश्न यदि कोई हो, सुनने के पश्चात न्यायालय मामले में निर्णय करेगा। तो ये निर्णय है कुल मिलाकर, ये क्या है, निर्णय। निर्णय में दो ही चीजें होती हैं, या तो दोष मुक्ति होती है या दोष सिद्धि होती है। तो दोनों की कुल मिला के बहस जो हो गई है, बहस होने के बाद और कोई अगर मान लो कोई लीगल क्वेश्चन उठता है तो उसका निराकरण करने के बाद, ठीक है, सारी चीजों का कुल मिला के निराकरण करने के बाद न्यायालय मामले को क्या करेगा, अपना डिसीजन देगा। यदि अभी दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायाधीश उस दशा के सिवाय जिसमें वह धारा 360 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करता है, दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और तब विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश देगा। ये कह रहा है दंड के प्रश्न पर सुनेगा। 360 मतलब उसको छोड़ के, मतलब अगर परिवीक्षा का लाभ दे रहा है तो वो छोड़ दिया जाए। बाकी और मामलों में जो है वो कह रहा है कि अगर दंडित करता है, अगर वो दंडित करता है तो दंड के प्रश्न पर सुनेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसे दोष सिद्ध कर देगा। अगर 360 का लाभ दे रहा है तो वो बात अलग हो जाती है, परिवीक्षा का लाभ है, सीधी सी बात कि कई मामलों में परिवीक्षा का लाभ न्यायालय दे देता है, तो उन मामलों को छोड़ दिया जाए। तो अन्य मामलों में जो है अगर दोष सिद्ध करता है न्यायालय, अगर नहीं छोड़ता है, दोष सिद्ध करता है तो दंड के प्रश्न पर सुनेगा और दंड के प्रश्न पर सुनने के बाद क्या कर देगा, उसे दोष सिद्ध कर देगा। ठीक है, ये आपका हो गया दोष सिद्धि इसमें। अब कई बार ऐसा होता है पूर्व दोष सिद्धि, ये भी याद रखना, पूर्व दोष सिद्धि, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य कब लिया जाता है। पहला तो धारा है 236, फिर पूछा जाता है कि पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य कब लिया जाता है। दोष मुक्ति या दोष सिद्धि की, सॉरी दोष मुक्ति नहीं, दोष सिद्धि के बाद, सॉरी दोष मुक्ति तो के बाद तो कोई पूर्व दोष सिद्धि की बात ही नहीं आती। दोष सिद्धि के बाद पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य कब लिया जाता है, दोष सिद्धि के बाद। ये याद रखना है कि पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य लिया जाता है। पूर्व दोष सिद्धि मतलब पहले कोई अपराध किया था उसके लिए पूर्व दोष सिद्धि, पूर्व दोष सिद्धि। पूर्व दोष सिद्धि का मतलब ये है कि पहले कोई अपराध किया था उसका साक्ष्य। अब आप कहोगे उसका साक्ष्य की क्या जरूरत पड़ रही है, उसके साक्ष्य की अभियोजन को जरूरत पड़ रही है। अभियोजन कहता है ना कि श्रीमान इनको ज्यादा से ज्यादा दंड दिया जाए क्योंकि ये तो पहले के अपराधी हैं, इन्होंने तो पहले भी अपराध किए हैं, हैबिचुअल अपराधी हैं, इनको तो ज्यादा देना चाहिए, कोई रहम नहीं बरतना चाहिए न्यायालय को क्योंकि ये तो पहले भी करता रहा है, ये अपराधी है। इसीलिए पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य लिया जाता है। ठीक है, तो पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य कब लिया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है, ये दोष सिद्धि के बाद लिया जाता है। अब आप कहोगे कि दोष सिद्धि के बाद क्यों लिया जाता है, पहले क्यों नहीं ले लेते। पहले इसलिए नहीं ले लेते कि धारणा बन जाती है इससे। अगर दोष सिद्धि का साक्ष्य अगर पहले लेने लगे, या मान लीजिए जब आरोप लगाए थे उसी समय अभियोजन कह दे कि भैया ये तो पहला पूर्व दोष सिद्धि का अपराधी है, ये बात पहले नहीं उठाई जा सकती, ना न्यायालय सुनता है। एक बात और ध्यान में रखना है कि अगर अभियोजन अगर ये चाहे कार्रवाई की, मतलब दोष सिद्धि से पहले किसी भी प्रकरण पर अगर वो पूर्व दोष सिद्धि की बात उठाना चाहे तो न्यायालय उसको नहीं सुनेगा, न्यायालय सुनता ही नहीं उसको। क्यों नहीं सुनता, इसीलिए नहीं सुनता कि अगर इस पूर्व दोष सिद्धि की बात न्यायालय सुन लेगा तो एक धारणा बन जाती है, निगेटिव धारणा बन जाती है, और न्यायालय को चूंकि न्याय करना है इसीलिए इस तरीके की कोई नेगेटिव धारणा ना बनाते हुए वो निर्णय करना चाहता है। ठीक है, इसीलिए पूर्व दोष सिद्धि की बात पूर्व में नहीं उठाई जाती। उदाहरण के लिए हम पहले से ही आपके कान भर दें कि सामने वाला गंदा आदमी है, तो आप क्या बना लोगे, फिर आप न्याय कर पाओगे, आप तो उसी मानसिकता में उसका फैसला दे दोगे कि सारे घटिया आदमी है, गंदा आदमी है
है ना, एक वो बन जाती है ना मानसिकता, तो वही मानसिकता नहीं बने, इसीलिए जो दो सिद्धि का साक्ष्य होता है वो बाद में लिया जाता है। पूर्व दो सिद्धि का साक्ष्य जो है दो सिद्धि के बाद लिया जाता है, इसीलिए लिया जाता है। ठीक है, और प्रकरण पे अगर पूर्व प्रकरण पे उठाना भी चाहे लोकविचु तो न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा, ये भी याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बनता है क्वेश्चन कि पूर्व दो सिद्धि का साक्ष्य कब लिया जाता है, दो सिद्धि के बाद, दो सिद्धि के बाद ही होगा, पहले नहीं उठाया जा सकता, पहले नहीं उठाया जा सकता। इसमें देखिए क्या लिखा है, ऐसे मामले में जिसमें धारा 211 के उपधारा 7 के उपबंधों के अधीन पूर्व दो सिद्धि का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त तो यह स्वीकार नहीं करता है कि आरोप में किए गए अभिकथन के अनुसार उसे पहले दोष सिद्ध किया गया था, न्यायाधीश अभियुक्त को धारा 229 235 के अधीन दोष सिद्ध करने के पश्चात, तो याद रखना दोष सिद्धि करने के पश्चात अभिकथन पूर्व दोष सिद्धि के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और उस पर निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा। तो पूर्व दोष सिद्धि करने के बाद, क्लियर लिखा है कि दोष सिद्धि करने के बाद। ठीक है, तो याद रखें दोष सिद्धि करने के बाद ही पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य लेगा न्यायालय और उस पर जो है अपने कथन अभिलिखित कर सकता है। आगे लिखा है, परंतु जब तक अभियुक्त धारा 229 235 के अधीन दोष सिद्ध नहीं कर दिया जाता तब तक ना तो ऐसा आरोप न्यायाधीश द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा, ना अभियुक्त से उस पर अभिवचन करने को कहा जाएगा और ना ही पूर्व दोष सिद्धि के निर्देश अभियोजन द्वारा या उसके द्वारा किसी भी साक्ष्य में किया जाएगा। जो अपन बात कह रहे थे वही बात ये है कि अगर पूर्व में उठाई जाती है ये बातें तो न्यायालय ग्रहण नहीं करता। अगर 229 और 235 के अधीन दोष सिद्धि नहीं कर दिया जाता तो कह रहा कुल मिला के दोष सिद्धि नहीं हो जाती तब तक न्यायालय पूर्व दोष सिद्धि के जो है कथन को ग्रहण नहीं करेगा। सीधा याद रखें, किसी भी प्रकरण पे दोष सिद्धि नहीं हो जाती उससे पहले पहले वो ग्रहण नहीं करेगा, ना ही उठाई जा सकती है ये बात। ये भी याद रखें कि दोष सिद्धि पूर्व दोष सिद्धि के बाद जो है दो सिद्धि के बाद ही उठाई जा सकती, उससे पूर्व नहीं उठाई जा सकती। अब देखिए आप कहोगे 237 क्या है, 237 देखिए ये अलग से ही है, ये 237 237 कहती है धारा 199 2 के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया, ये मानहानि वाले मामले। 237 जो है मानहानि के मामलों में विशेष विशेष विचारण कह लीजिए, मानहानि के मामलों में विचारण, या लिख लीजिए मानहानि के मामलों में विचारण, मानहानि के मामलों में विचारण। ये कौन से मामले हैं मानहानि, ये असाधारण इंसानों की मानहानि नहीं है, ये मानहानि है हमारे महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक, संघ के मंत्री, लोक सेवक की मानहानि उनसे संबंधित है, ये साधारण लोगों की मानहानि नहीं है। इसमें आपको पहले ही बताया ये धारा कैसी है, यहाँ सेशन न्यायालय कमिट वाले मामले नहीं डायरेक्ट संज्ञान करता है, यहाँ सेशन न्यायालय कैसा संज्ञान करता है, संज्ञान सीधे संज्ञान करता है, सीधे सीधे संज्ञान लेने की शक्ति है, कमिट होके नहीं जाते हैं मामले, यहाँ सीधे संज्ञान लेता है। याद रखना 237 में जो है सेशन, सामान्यतः आपने क्या पढ़ा है कि सेशन न्यायालय में मामला कमिट होके जाता है, लेकिन ये अपवाद है इसका, यहाँ सेशन न्यायालय डायरेक्ट संज्ञान लेता है। ठीक है, तो अपन कहते हैं कुछ अपवादों को छोड़ के, इसीलिए अपन कहते हैं कुछ अपवादों को छोड़ के। तो ये है सीधे संज्ञान लेता है। कौन कौन की ये 199 सॉरी 199 दो आपने पढ़ा ही होगा मानहानि के मामले में, तो ये उसी के बारे में कह रहा है कि यदि कोई भारत के जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति है ना, राज्यपाल है, ठीक, और भी चीजें हैं, राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, प्रशासक हैं, उपराज्यपाल है, प्रशासक हैं। आप कहोगे भी प्रशासक कहाँ होते हैं, जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं वहां राज्यपाल की जगह कौन होते हैं, प्रशासक होते हैं, उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं, जैसी भी स्थिति हो तो उपराज्यपाल या प्रशासक है। मंत्री हैं, लोक सेवा के सदस्य हैं, लोग मंत्री हैं, कोई अन्य लोक सेवक भी हो सकते हैं, इनकी अगर कोई व्यक्ति मानहानि करता है तो ऐसे मामलों में। अब बात आती कि ऐसे मामलों का विचारण कैसे किया जाएगा, किस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित वारंट मामले या कोई समन मामले, या कौन सी प्रक्रिया होगी भाई। तो इसमें जो है, इसमें भी जो है वारंट मामले की ही तरह विचारण किया जाता है, लेकिन कैसे, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर। पुलिस वारंट मामले दो प्रकार के होते हैं, अपन जब वारंट ट्रायल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। पुलिस रिपोर्ट
रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामले के जैसे विचारण किया जाएगा। वारंट मामला पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामलों से भिन्न वारंट मामले के जैसे यहाँ विचारण किया जाएगा। जब अपन वारंट मामले पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि वारंट ट्रायल दो प्रकार की होती है, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले। तो यहाँ सेकंड वाली जो पोजीशन है उसके हिसाब से जो है विचारण किया जाएगा। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामलों के हिसाब से क्या किया जाएगा, संज्ञान जो है न्यायालय लेगा, विचारण करेगा। एक चीज और इसमें देखने लायक है, ऐसी जो कार्रवाई है, चूंकि आप जान रहे हैं कितने बड़े बड़े लोगों की समक्ष कार्रवाई हो रही, तो ये कार्रवाई सबसे पहले तो बंद कमरे में की जाती, कैमरा ट्रायल होती है ये सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने की है ट्रायल, तो ये कैमरा ट्रायल होता है, बंद कमरे में कार्रवाई की जा सकती है ना। और क्या है इसमें याद रखने लायक चीज, और आपकी जो है 1,000 रुपए वाली इसमें बात है कि संघ या राज्य के किसी मंत्री या किसी लोक सेवक की मानहानि के अभियोजन में दोष मुक्ति की दशा में, दोष मुक्ति की दशा में कह रहा है, अगर मान लो जिस किसी व्यक्ति को अगर दोष जिन पे आरोप लगा के इन्होंने जो है मानहानि की, अगर वो दोष मुक्त हो जाता है दोष मुक्ति की दशा में, दोष मुक्ति की दशा में, दोष मुक्ति की दशा में भाई क्या होगा, दोष मुक्ति की दशा में भाई साहब को 1,000 रुपए जो है प्रतिकर के रूप में मिल जाएगा। 1,000 रुपए भैया प्रतिकर भी दे देंगे कि भैया गलती हो गई, ये ले लो मुआवजा 1,000 लो और खुश रहो, ठीक है। तो 1,000 का प्रतिकर दे दिया जाएगा। कब, दोष मुक्ति की दशा में, अगर दोष मुक्ति होती है, जो भी अभियुक्त है अगर उसकी दोष मुक्ति होती है तो भैया से एक संतावना राशि कह लो या प्रतिकर के रूप में 1,000 रुपए का प्रतिकर भी दे दिया जाएगा। अगर कोई आरोप लगाया है कि आपने राष्ट्रपति की मानहानि की, बाद में पता पड़ता है दोष मुक्ति में कि भाई इनने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो एक प्रतिकर के रूप में जो है 1,000 रुपए इनको दिलाया जा सकता है, ठीक है। ये दूसरी बात याद रखने वाली है। अब प्रतिकर वसूल कैसे किया जाता है, ये तो सिंपल सी बात है। उपधारा 4 के अधिनियम प्रतिकर ऐसे वसूल किया जाएगा मानो व मजिस्ट्रेट द्वारा निरूपित किया जुर्माना हो। न्यायालय इस प्रकार निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी कारण को लेखबद्ध करेगा और उस पर विचार करेगा। यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो 1,000 रुपए से अनधिक इतनी रकम का जितना वह अवधारित करे प्रतिकर उस व्यक्ति द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक को, देखो ये जो बात कह रहा है कि अगर जितने हो उनको सबको 1,000, ऐसा नहीं कि 1,000 में से एक से ज्यादा का, तो सबको 1,000 रुपए प्रतिकर दिलाया जा सकता है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये इतना याद रखें, मानहानि के मामलों से संबंधित है, कैसे किसकी मानहानि, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह की मानहानि है, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधारों पर संचित की जाती है। अगर मामला बेवजह का मामला प्रतीत होता है या जो आरोप लगाया है निराधार प्रतीत होता है, तो जो अभियुक्त है या जितने भी अभियुक्त हैं उनको 1,000 रुपए का कंपनसेशन के रूप में राशि दिलाई जा सकती है। बाकी फिर प्रतिकर वसूलने वगैरह की बात है, तो ये तो सिंपल है कि मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए जुर्माने के जैसे ही वसूल किया जाएगा, और क्या है, और बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब वारंट मामले जो है वो कल पढ़ेंगे अपन। वारंट मामले, इसमें दो प्रकार के वारंट मामले होते हैं, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले वारंट मामले और दूसरा पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले, इनको कल पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, आज एक ट्रायल हो गया, कल बाकी ट्रायल, हालांकि थोड़ा सा टाइम है लेकिन वो कोई मतलब नहीं, हो नहीं पाएगी ट्रायल, ठीक है। तो ये ट्रायल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से याद भी कर लेना, इसको याद भी करना है, ये ट्रायल ऐसी है इसको याद भी करना है। क्यों याद करना है कि जब भी सिविल जज दोगे, मेंस दोगे ना, तो आती है लिखने को, ठीक है। तो इसको ये याद भी करना है सेक्शन वाइज पूरी, और याद देखिए इन ट्रायलों को अंदर क्या है ये नहीं करना आपने, अगर सेक्शन वाइज याद कर लिया तो आप लिख भी दोगे, उसमें कोई ऐसा चीज, कोई बड़ी चीजें नहीं आई उसमें कि आप ना लिख पाओ अपनी भाषा में। आप बस सेक्शन याद कर लीजिए 235 से 237 तक, उसके बाद फिर जैसा वो पूछता है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से आपको लिखना है उसमें, बस सीधा सीधी जो बातें हैं वो आपको लिख देना है उसमें, ठीक है। तो याद तो पूरा कर लेना 237 तक, फिर जैसे आता है, हालांकि 235 तक लिखना रहता है, लेकिन फिर जैसा भी क्वेश्चन आता है पूर्व 2 तक, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं 236 तक, ठीक, जैसा भी आता है तो वो आप लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से लिखना है। तो याद तो पूरा ही करना पड़ेगा 237 तक आपको जो है सेक्शन वाइज इसको याद करना है, और जैसा क्वेश्चन आए वैसे आप लिख सकते हो, तो पहले याद कर लीजिएगा इसको, पर बाकी सिंपल है, अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है। और कोई शब्दों की भी टेंशन करने की जरूरत नहीं होती, लिखना होता है, आप लिख सकते हैं। और लीगल आप पढ़ रहे हो, लीगल वर्ड तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि लीगल वर्ड वगैरह सब आ जाते हैं। जब अपन पढ़ रहे हैं वही शब्द तो पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कोई अलग से शब्द पढ़ते हैं, वही शब्द पढ़ते हैं, तो आप लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इनको याद भी करते जाइए, इम्पोर्टेंट है मेंस के हिसाब से। चलिए बस आज के लिए इतना ही।